अब बच्चों यहां पर हमने जो अभी तक पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कस की है, इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरी की पूरी जो थ्योरी हमने पढ़ी है अभी तक, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इक्वेशन दी हुई है एसएचएम की, और हमसे पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड बताएं कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारे पास a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन से इस गिवन इक्वेशन को बच्चों हमें क्या करना है? कंपेयर। कंपैरिजन बहुत सिंपल है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें उससे कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में आप ध्यान रखें, जब भी हम किसी गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहां a का जो कॉफिशिएंट है बच्चों, ये 1 होना चाहिए। जब a का कॉफिशिएंट 1 होगा तभी उस तरफ x का जो कॉफिशिएंट होगा, ये जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में नंबर होगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहां पर x a के साथ 1 लाने के लिए यहां इस जगह हमें 1 लाना है, तो उसके लिए हमने 16 को डिवाइड कर दिया बच्चों। तो 16 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते हैं। और अब जरा कंपेयर करें, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? एसएचएम होगा। साथ में अगर आप x के कॉफिशिएंट को देखें, इसे देखें, तो यही हमारा क्या है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, यहां से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय टी। तो सिंप्लीफाई करके टी की वैल्यू 8 पाई बाय 5 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर हमें फोर्स दिए, हमें फोर्स की इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है मीन पोजीशन बताएं कहां होगी। मतलब मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट पूछा गया है, मीन पोजीशन जिस जगह होगी वहां का एक्स पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें मालूम है मीन पोजीशन उस जगह होती है जहां नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। यानी मीन पोजीशन निकालने के लिए हमें सीधे सीधे फोर्स को क्या कर देना चाहिए? 0 कर देना चाहिए। तो जरा देखें, पहले केस में f बराबर -4x है। जैसे ही आप यहां फोर्स को 0 करेंगे मीन पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो बच्चों x भी क्या हो जाएगा? 0। यानी पहले केस में x बराबर 0 पर ही क्या आ रही है? मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन कहां है? ओरिजिन पे, x बराबर 0 पे। सेकंड केस में अगर हम मीन पोजीशन ढूंढना चाहें तो सेकंड केस में बच्चों फोर्स को 0 करके देखते हैं। तो जब आप फोर्स को 0 करोगे तो 8 इधर आ जाएगा, या माइनस का 4x आप इधर ले लो तो प्लस का 4x हो जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों सेकंड केस में कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस केस में x बराबर 0 के इर्द गिर्द ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, बल्कि x बराबर 2 के इर्द गिर्द ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। यानी जो x बराबर 2 होगा, इस x बराबर 2 पर f क्या आ रहा है बच्चों? 0। यानी हमारा पार्टिकल x बराबर 2 से a आगे जाएगा, देन a पीछे आएगा, देन a पीछे आएगा, और फिर a आगे जाएगा। यानी x बराबर 2 के इर्द गिर्द इस केस में क्या होने वाला है बच्चों? एसएचएम होने वाला है। यानी फर्स्ट केस में x बराबर 0 के इर्द गिर्द एसएचएम होगा, और सेकंड केस में x बराबर 2, जो 0 0 के आगे कहीं ना कहीं x बराबर 2 होगा, उसके इर्द गिर्द एसएचएम परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें एसएचएम की इक्वेशन गिवन है और ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे हमें। तो बच्चों हमें मालूम है स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है एसएचएम की, वो होती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपको इस इक्वेशन से जस्ट क्या कर देना है? कंपेयर कर देना है। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर आप कंपैरिजन करो तो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड पूछा गया है ओमेगा, तो ओमेगा बच्चों टी के साथ जो लिखा होता है वो ओमेगा होता है 20 पाई। इसी तरह से कैपिटल टी हमसे पूछा हुआ है, तो कैपिटल टी हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 1 बाय टी। इसी तरह से इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज हो गया आपका पाई बाय 4। एक हमसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू 1 बाय 4। तो बच्चों यहां हमें x की वैल्यू का t बराबर 0 पे निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हम यहाँ t बराबर 0 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से t बराबर 1 बाय 4 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास t बराबर 1 बाय 4 पर x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो देखो, सोल्यूशन यहां रहा। a का वैल्यू हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, ओमेगा हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाय टी को हमने ओमेगा लिखा है, तो टी का वैल्यू 1 बाय 10, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। इनिशियल फेज बच्चों पाई बाय 4, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू, तो t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू निकालने के लिए यहां हमने t इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो ये साइन पाई बाय 4 बन जाएगा।
तो साइन पाई बाय 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10/√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक हमसे पूछा है t बराबर 1/4 सेकंड पे x की वैल्यू बताएं, तो वही x की जो इक्वेशन है उसमें t का वैल्यू 1/4 हमने पुट किया, तो t का वैल्यू 1/4 आप पुट करेंगे इस जगह 1/4 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -10/√2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a इज √3/2 दैट एट इट्स मीन पोजीशन, इन दिस पोजीशन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। कुल मिला के हमें बच्चों वो x निकालना है जहां पर स्पीड मीन पोजीशन पर स्पीड कितनी होती है बच्चों, मैक्सिमम कितनी होती है a ओमेगा का कितना हो जाए √3/2 टाइम्स हो जाए। ठीक, तो हमें वो x निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें मालूम है v और x के बीच में ये रिलेशन होता है बच्चों, तो यहां हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और v की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जो कि मीन पोजीशन पर स्पीड यानी मैक्सिमम स्पीड की कितनी है √3/2। तो हमने यहाँ पर v की वैल्यू पुट की है और दोनों तरफ स्क्वायर किया है, दोनों तरफ आप इसको स्क्वायर करें सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आ जाती है a/2 प्लस माइनस a/2। अच्छा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बच्चों स्मॉल a दिया हुआ है, हमने स्मॉल a ही लिख दिया है। ठीक, यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब ये है बच्चों कि इस क्वेश्चन में जो स्पीड है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड की √3/2 दो पॉइंट्स पर होंगी। एक तो होगी मीन पोजीशन से आगे जिसका कोऑर्डिनेट होगा प्लस a/2 और एक होगी मीन पोजीशन से उतना ही पीछे जिसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस a/2। इसलिए यहां पर ये दो पॉइंट आ रहे हैं, ऐसे दो पॉइंट होंगे जहां पर स्पीड मैक्सिमम स्पीड की क्या हो जाएगी बच्चों √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम इज फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट t बराबर 1 सेकेंड and it is found to have a speed of 0.25 meter per second at t बराबर 2 सेकेंड। If the period of oscillation 8 सेकेंड, calculate the amplitude of the oscillation। तो बच्चों यहां पर जो है वो इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, हमें तो ये दिया हुआ है कि t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी मीन पोजीशन पे, और आगे दिया हुआ है कि t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड इतनी हो जाती है, तो बताना है एम्पलीट्यूड कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बिकॉज इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन नहीं है तो हम यहां पर मान लेंगे कि माना एसएचएम करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन ये है। ठीक है बच्चों, अब t बराबर 1 सेकेंड पर x की वैल्यू हमें गिवन है तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। इसी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दें cos ओमेगा t प्लस 5, तो t बराबर 2 सेकेंड पर पे बच्चों हमें स्पीड दी हुई है, तो t बराबर 2 सेकेंड पे जो स्पीड दी हुई है उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। तो हमने एसएचएम की इक्वेशन अज्यूम किया है और गिवन टाइम इंस्टेंट पर x और v की वैल्यू रखकर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन अगर आप बनाएंगे इसमें तो देखिए, मान लेते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन ये है, t बराबर 1 सेकेंड यहां हमने पुट किया। अच्छा बच्चों, t का वैल्यू कैपिटल T का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं, t होता है 2π/ω, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2π/8, यानी ये सॉल्व करने पर कितनी आ गई π/4। तो यहां पर ये π/4 हमने इसी तरह से लिखा हुआ है, ये देखिए आप, तो यहां हमने t बराबर 1 सेकेंड पुट किया, ये ओमेगा है बच्चों 2π/8 या π/4 भी आप बोल सकते हैं उसको। तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये साइन 0 आ रहा है, तो साइन 0 होता है इसका मतलब पूरा का पूरा एंगल ही क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा एंगल अगर 0 हो जाएगा तो इसको 0 की तरफ भेजेंगे तो फाई की वैल्यू बच्चों यहां से कैलकुलेट होगी, फाई की वैल्यू -π/4 आ रही है। इसी तरह से आगे बोला हुआ है t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी इतनी है, तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है बच्चों कॉस में। अब यहां t इक्वल्स टू 2 पर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.25, तो एक इक्वेशन हमने यहां से बनाई। फाई का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -π/4, तो वैल्यू पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है √2/π, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूट एसएचएम, इट्स वेलोसिटी इज v1 एट x1 पोजीशन एंड v2 एट x2 पोजीशन, देन हमें एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हमसे कहा गया है x1 पर स्पीड v1 है और x2 पर स्पीड v2 है, तो बताएं a कितना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना है। तो यहां बच्चों हमें x और v के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहां पर हमें मालूम है v और x के बीच में रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा √a² माइनस x², इसी को हमने यूज करना है। तो यहां देखो x1 पर v1 स्पीड दी हुई है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया हमने।
इसी तरह से x2 पर स्पीड बच्चों कितना दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई करके लिखा, तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें एक तो निकालना है बच्चों एम्पलीट्यूड और एक निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पहले एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो यहां अगर हम एम्पलीट्यूड निकालें बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल तो a है और एक वेरिएबल ओमेगा है, एक a है और एक ओमेगा है। अगर आप a कैलकुलेट करना चाहते हो तो ओमेगा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप यहां डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास v1 अपॉन v2 का स्क्वायर जो है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, ए स्क्वायर के टर्म को इधर ले गए और x2 के टर्म को उधर ले गए। तो रीअरेंज करने के बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट हमें निकालना है ओमेगा। तो यदि आप ओमेगा निकालना चाहते हो तो आपको इस ए स्क्वायर की टर्म को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो उसके लिए क्या किया जाए, देखो उसके लिए हमने, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसको कुछ भी नहीं किया हमने, ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके हमने फोर्थ इक्वेशन बना ली। अब हमें यहां से ए को एलिमिनेट करना है बच्चों, तो ए को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड नहीं करना है, अब की बार हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, तो यहां देखो हमने सब्ट्रैक्ट किया है 4 में से 3 को, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा निकालने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है Vx रिलेशन फॉर SHM इज गिवन एज। तो यहां बच्चों हमें V और X के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको इक्वेशन में V और X के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो क्या ऐसा कहा जाए, V और X के बीच में रिलेशन तो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, जिससे हमने ग्राफ बनाया था, याद करें इलिप्स ग्राफ आ रहा था, तो उसी को हमने यहां पर बच्चों यूज किया है। देखो वहां पर हमने सिंप्लीफाई करके इलिप्स की ये इक्वेशन लिखी थी, और ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जस्ट क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो जरा आप देखें, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 4, और यहां एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। सिमिलर मैनर में ए ओमेगा का होल स्क्वायर जो है वो बच्चों कितना दिया हुआ है, एक तरह से हमें 400 पाई स्क्वायर। तो एक रिलेशन हमारे पास यहां से आ गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ए का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 2, यहां हमने रूट लिया दोनों तरफ, तो ए ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 20 पाई। यहां ए का वैल्यू आप पुट करो तो आपके पास ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा को 2 पाई बाय हमने टी लिखा, सिंप्लीफाई किया तो टी का वैल्यू 1/5 सेकंड आ रहा है, और एम्पलीट्यूड तो निकाल ही चुके हैं हम, 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इक्वेशंस अगर गिवन हैं तो हमें इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर देना होता है, कंपेयर कर देना होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बच्चों ए और एक्स के बीच में क्या दिया हुआ है, ग्राफ। और अभी अभी हमने बात की थी ए और एक्स के बीच में जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से जाने वाला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है नेगेटिव स्लोप के साथ, इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये वही ग्राफ आ गया है, और हमसे पूछा गया है इसमें फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों हमें, फ्रीक्वेंसी यानी टी का उल्टा निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। या अगर आप ढंग से देखें तो ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मालूम है हमें बच्चों कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। और यहां अगर आप देखें तो इस तरफ लिखा हुआ है -10। -10 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एक्सट्रीम को। तो अगर इधर -10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर कितना होगा, +10। यानी ए का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है हमारे पास, एक तरह से 10 आ रहा है। तो देखो सिंप्लीफाई किया हमने, ए जो होता है बच्चों उसका मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए, और ये जो ओमेगा स्क्वायर ए है ये ओमेगा स्क्वायर ए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, इसे हमने सिंप्लीफाई करके ओमेगा निकाल लिया, और ओमेगा से हमने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला है वो हमने कल भी पढ़ा था। ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई बाय टी, और 1/t ही बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की 100 पाई, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 50 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ग्राफ दिया हुआ है, v का x के साथ ग्राफ दिया हुआ है, और हमें मालूम है कि v का x के साथ जो ग्राफ होता है वो एक इलिप्टिकल ग्राफ, यानी कि ये इलिप्स दिया हुआ है हमें एक तरह से, और हमें जो है वो कैलकुलेट करना है बच्चों इसमें क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सिंपल, ग्राफ का क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों तो हमें a x या v x इनकी क्या लेनी होती है, पीक वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज। तो यहां अगर आप देखें
तो v का मैक्सिमम वैल्यू गिवन है 200 पाई, और हमें मालूम है कि जो v का मैक्सिमम वैल्यू होता है वही तो a ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हमने a ओमेगा के बराबर इसको कर दिया। इसी तरह से अगर आप इधर देखें तो x का जो ये मैक्सिमम वैल्यू है यही बच्चों क्या होता है, एम्पलीट्यूड, यानी यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें, ओमेगा निकालें, और ओमेगा से बिल्कुल क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट विच स्पीड बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। हमें बच्चों वो x बताना है जहां पर स्पीड क्या हो जाए, मैक्सिमम की हाफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें मालूम है v और x में ये रिलेशन होता है, x हमें फाइंड करना है और v हमें गिवन है मैक्सिमम का हाफ। मैक्सिमम v कितना होता है, a ओमेगा, तो v की जगह हमने a ओमेगा बाय 2 लिखा, दोनों तरफ इसको स्क्वायर किया और सिंप्लीफाई करके x निकाल लिया। अच्छा बच्चों ये x प्लस माइनस में आ रहा है, ये थोड़ी देर पहले भी हमने समझा था। मेन पोजीशन से आगे भी ऐसा पॉइंट होगा जहां पर स्पीड मैक्सिमम की क्या हो जाएगी, हाफ, और मेन पोजीशन के उतनी ही पीछे भी एक पॉइंट होगा जहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम की हाफ, इसीलिए 2 पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, फाइंड द स्पीड एट ए पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों यहां पर हमें जो है एक ऐसी पोजीशन पहले ढूंढनी है जहां एक्सेलरेशन जो हो वो हाफ हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, और फिर इस x पर क्या v होगा वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, किसी भी जर्नल x पर, और हमें ये जो एक्सेलरेशन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम का हाफ। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर a, तो यहाँ a की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर a बाय 2 लिखा, यानी मैक्सिमम का हाफ लिखा। सिंप्लीफाई किया तो x का वैल्यू निकल के आता है a बाय 2, यानी x बराबर a बाय 2 पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम का हाफ। और अब इस a बाय 2 पर हमें v निकालना है, तो उसके लिए हमने v वाले फॉर्मूले में यहां सिंपल x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब आप x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा √3a पाई बाय t। अच्छा बच्चों यहाँ ओमेगा का वैल्यू लिखा है हमने 2 पाई बाय t, क्यों, क्योंकि हमें t की टर्म्स में क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, t के टर्म्स में दिया हुआ है, ओमेगा के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है। तो हमने यहाँ ओमेगा की जगह t का वैल्यू t के टर्म में वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आता है। इसी तरह से एक बच्चों क्वेश्चन ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम। यहाँ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ आप और भी कुछ लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो, जैसे टी स्क्वायर लिख सकते हैं, e की पावर t लिख सकते हैं, e की पावर माइनस t लिख सकते हैं, जो आपके मन में फंक्शन आता है वो आप लिख सकते हो, t की टर्म में होना चाहिए। तो यहां हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि कौन सा फंक्शन एसएचएम है या कौन सा फंक्शन एसएचएम नहीं है, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं, याद करो। हमने कहा था कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है ये फंडामेंटल इक्वेशन होती है या बेसिक इक्वेशन होती है एसएचएम की। ठीक, अगर हमें कोई भी x दिया जाए जो किसका फंक्शन हो, टाइम का, जैसे ये सभी टाइम के फंक्शन गिवन है, इन सभी में t आ रहा है। ठीक, यहां टी स्क्वायर भी हो सकता है, 10t भी हो सकता है, e की पावर t भी हो सकता है। तो अगर हमें कोई भी x दिया जाए t के फंक्शन में और ये पूछा जाए कि भाई ये फंक्शन एसएचएम है या नहीं है, तो इसका तरीका ये है कि आप इस x को डिफरेंशिएट करके v निकालें, एक बार और डिफरेंशिएट करके a निकालें, और फिर ये जो a है इसको x की टर्म में लिखने की कोशिश करें। तो अगर आप a को जब x की टर्म में लिखेंगे और अगर ऐसा कहीं आ गया a प्रोपोर्शनल माइनस x, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एसएचएम को। और अगर a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स या a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं आ पाया, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको y मान लिया, आप चाहो तो x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर अगर ये एसएचएम होगा तो हम इस y का क्या करने वाले हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, और 2 बार डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, और फिर उस एक्सेलरेशन को वापस किसकी टर्म में लिखेंगे, y की टर्म में लिखेंगे। अगर एक्सेलरेशन y की टर्म में लिखने पर इस तरह का रिलेशन बन जाता है तब तो एसएचएम है, पर नहीं बनता है तो नहीं। डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पहला डिफरेंशिएशन हमने किया बच्चों, ये आया। सेकंड डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ये आया। अब आप ये देखो, साइन 2 ओमेगा टी को उठा के हमने यहां पर पुट कर दिया है, तो साइन 2 ओमेगा टी को यहां पे अगर आप पुट करेंगे तो यहां सीधे सीधे y लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया कांस्टेंट माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो बच्चों क्या है, कांस्टेंट। और ये क्या है हमारे पास a, यानी अगर आप ढंग से देखें तो ये a प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, माइनस,
ये जो कांस्टेंट है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए प्रोपोर्शनल माइनस वाई आ रहा है, और ए प्रोपोर्शनल अगर माइनस वाई आ रहा है तो ये एसएचएम की कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। इसीलिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है वाई बराबर साइन टू ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स एसएचएम। इसी तरह से जरा इसको देखो, इसे भी हमें प्रूव करना है कि एसएचएम है या नहीं है। सिंपल, हमने इसको भी क्या मान लिया वाई। अब क्या करेंगे, वही पहले डिफरेंशिएशन करके वी निकालेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करके ए निकालेंगे, और फिर उस ए को वाई की टर्म्स में लिखेंगे। अगर उस तरह से लिखा जाता है तो एसएचएम है, नहीं लिखा जाता है तो नहीं है। तो यहां बच्चों हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है, डी वाई बाई डी टी यानी वी निकाला है, ये आ रहा है। एक बार और डिफरेंशिएशन करके हमने क्या निकाल लिया बच्चों, एक्सेलरेशन। अब यहां से अगर आप देखें तो इस टर्म को हमने वापस किसकी टर्म्स में लिखा है, y की टर्म में लिखा है। तो y की टर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया। ओमेगा स्क्वायर को अगर आप यहां से बाहर ले लेंगे तो ये अंदर जो टर्म बचती है सीधे सीधे y ही बन जाती है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। क्या यहां पर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल माइनस y आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पर अगर आ रहा है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम को। इसी तरह से बच्चों लास्ट वाला फंक्शन है ये, इसको एसएचएम प्रूव करने के लिए हमने इसको पहले डिफरेंशिएट किया, v निकाला, एक बार और डिफरेंशिएट किया, a निकाला। और जब हम यहां पर ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अंदर ये कॉमन आ गया। अब आप ढंग से देखें, ये जो अंदर कॉमन आया है, क्या इसको y लिखा जा सकता है? आंसर है नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि y कुछ और है और यहां अंदर जो कॉमन आ रहा है इसमें 4 आ रहा है, यानी ये कुछ और फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको हटा के y नहीं लिख सकते, और अगर आप y नहीं लिख सकते तो यहां पर a प्रोपोर्शनल माइनस y कभी नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन है ये मोशन एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज a प्रोपोर्शनल माइनस y यहां पर प्रूव नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से बच्चों और भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है y बराबर टी स्क्वायर, ये भी टी का ही फंक्शन है। बताइए एसएचएम है या नहीं है। सिंपल, डिफरेंशिएट करते हैं 2t, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आ गया 2। अब अगर a बराबर 2 आ रहा है तो ये 2 तो कांस्टेंट आ गया बच्चों, और अगर a 2 है या कांस्टेंट है, तो अगर a कांस्टेंट है तो a प्रोपोर्शनल माइनस y नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसी पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट तो कर सकता है, मगर वो मोशन एसएचएम नहीं होगा, वो मोशन एसएचएम नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया जाए तो आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि वो एसएचएम है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों क्या है कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उस एसएचएम परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का जो मोशन होता है, इन दोनों मोशंस में आपस में क्या है, एक रिलेशन है। मतलब कुल मिला के एसएचएम पार्टिकल और यूसीएम पार्टिकल, इन दोनों के मोशन बच्चों आपस में क्या है, रिलेटेड है। आपस में इन दोनों में कुछ रिलेशन है, वही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। कई बुक्स में बच्चों इस टॉपिक को फेजर एनालिसिस के नाम से भी दिया जाता है, तो वो एक ही बात है। ठीक, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम पढ़ तो एसएचएम रहे, हमारा टॉपिक तो एसएचएम चल रहा है, तो फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ना चाहते हैं, या एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट क्यों करना चाहते हैं। तो इसका बच्चों बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं या अभी तक जो हमने थ्योरी डिस्कस किए हैं, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक, मगर एसएचएम में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम एसएचएम की इक्वेशन को यूज ना करके इस मेथड को यूज करते हैं। हम पहले एसएचएम का यूसीएम के साथ क्या निकालते हैं, एक एप्रोप्रिएट रिलेशन निकालते हैं, और उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन एसएचएम के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, सीधे शब्दों में जो टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको हम एसएचएम की इक्वेशन से सॉल्व करने की जगह किससे सॉल्व करते हैं, यूसीएम से। तो अभी पढ़ने के बाद आपको खुद को फील हो जाएगा कि एसएचएम के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप उनको इक्वेशन से सॉल्व करो तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूसीएम के हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पर बेसिकली एसएचएम को यूसीएम से रिलेट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि जो एसएचएम के अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनको हम बड़े आसानी से यूसीएम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखो क्या है कि हम एसएचएम करते हुए एक पार्टिकल के मोशन को रिलेट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए एक पार्टिकल के साथ। तो बच्चों ये थ्योरी है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, और ये जो थ्योरी है यही आपके वेव में भी काम आएगी, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगी, और अल्टरनेटिंग करंट में भी काम आएगी। ठीक, तो देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है।
समझते हैं इसे, ठीक। तो यहां पर बच्चों हमें क्या है कि एसएचएम का यूसीएम के साथ, एसएचएम का यूसीएम के साथ एक रिलेशन बनाना है, ठीक। और उस रिलेशन को बनाने के लिए हमने यहां पर एक डायग्राम लेना है, एक सेटअप हमने तैयार किया है एक तरह से, जो कि इस तरह से है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ये इस तरह से, और ये जो सर्कल है इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका ये वाला जो पॉइंट है ये हमने प्लस ए लिया है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने माइनस ए लिया है, ठीक। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है बच्चों वो है हमारा मीन पोजीशन यानी ओरिजिन, वो हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, ओरिजिन है, इस जगह हमने ओरिजिन अज्यूम किया हुआ है, ठीक। अच्छा, क्या ऐसा कहा जाए माइनस ए से प्लस ए, इस लाइन को देखते ही समझ में आ गया होगा हमें कि ये जो लाइन हमारी नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, इस पे हमारा पार्टिकल क्या परफॉर्म करने वाला है, एसएचएम। देखो इस पूरे डिस्कशन में दो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल तो वो होगा जो एसएचएम परफॉर्म करेगा, और एक पार्टिकल वो होगा बच्चों जो यूसीएम परफॉर्म करेगा। तो हमें दोनों पार्टिकल्स को मन में सोच के रखना है, ठीक है। यानी हमें एक पार्टिकल के मोशन को दूसरे के साथ क्या करना है, रिलेट करते हुए पढ़ना है। तो एसएचएम वाला जो पार्टिकल है वो हमारा इस तरह से इस लाइन पर क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा या एसएचएम परफॉर्म करेगा। एक लाइन बच्चों हमने यहां पर वर्टिकल लाइन लेनी है, मतलब एक तरह से ये वाली लाइन तो वो एक्सिस हो गई जिसके ऊपर क्या होने वाला है, एसएचएम। एक वर्टिकल लाइन हमने यहां पर और लेनी है बच्चों इस तरह से, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें अपसाइड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लेना है। अच्छा, ये जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये एक सेटअप है जिससे हम एसएचएम को किससे रिलेट कर देंगे, यूसीएम से। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग एसएचएम होने वाला है, मगर जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन एक रेफरेंस लाइन है बच्चों, और इस वर्टिकल रेफरेंस लाइन से हम क्या मेजर किया करेंगे, एंगल मेजर किया करेंगे। क्या मेजर किया करेंगे, एंगल। तो एंगल को मेजर करने के लिए किस चीज का एंगल होगा वो भी डिस्कस करते हैं। एंगल्स को मेजर करने के लिए हमने अपसाइड डायरेक्शन को क्या मान लिया है, पॉजिटिव, और इस वर्टिकल लाइन को हमने क्या लिया है, एक रेफरेंस लाइन लिया है, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं। एक पार्टिकल है हमारे पास जो इस सर्कल के ऊपर क्या परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। तो मान लेते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल हमारे पास ये रहा इस जगह, ये है वो पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा पार्टिकल करेगा वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में बच्चों करवाना है, हमें क्लॉकवाइज में, ठीक। तो यहां पर एक पार्टिकल तो हमारे पास डिसाइड हो गया, हमारा ये पार्टिकल है जो कि यूसीएम परफॉर्म करेगा विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो एक पार्टिकल तो लगातार यूसीएम परफॉर्म करवाना है, ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया है बच्चों, इसको समझने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है आपको, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने हाइपोथेटिकली स्क्रीन मान लिया है बच्चों। क्या मान लिया है, स्क्रीन। मतलब हमने इस जगह मान लिया है कि एक स्क्रीन लगी हुई है, तो सोचें इस जगह स्क्रीन लगी हुई है और वो हमारा जो यूसीएम वाला पार्टिकल है वो कहां है, ऊपर है, ठीक। हमने साथ में ये भी मान लिया है कि इस स्क्रीन के ऊपर से बच्चों वर्टिकली डाउन साइड हम क्या गिरा रहे हैं, लाइट रेज गिरा रहे हैं, लाइट गिर रही है ऊपर से। इसी तरह से स्क्रीन के ऊपर लाइट नीचे से भी गिर रही है इस तरह से। ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है ये लाइट रेज है बच्चों। ये एक पूरा सेटअप है जिस सेटअप की हेल्प से हम इन दोनों को आपस में क्या करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं, ठीक। अब जरा आप सोचें, अगर ऊपर से लाइट गिर रही हो और बीच में यहां एक पार्टिकल आ जाए, बीच में यहां एक पार्टिकल आ जाए और नीचे स्क्रीन हो, तो क्या ऐसा कहा जाए, मान लेते हैं कि नीचे का जो फर्श है वो हमारा स्क्रीन है और ये जो पेन है ये हमारा वो पार्टिकल है, तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों की अगर आप पेन को यहां रखेंगे और ऊपर से लाइट गिराएंगे, तो ऊपर से जब आप लाइट गिराएंगे तो इस पेन का शेडो जो होगा वो बन जाएगा नीचे स्क्रीन पे। ये पेन हमारा पार्टिकल है, ऊपर से हमने क्या गिराई है, लाइट गिराई है, और नीचे क्या लगा रखी है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रीन लगा रखी है। तो सोचो आप, अगर आप यहां लाइट गिराएंगे ऊपर से तो इस पेन का क्या बनेगा नीचे बच्चों, शेडो बनेगा एक तरह से, ठीक। तो क्या ऐसा कहा जाए, अच्छा इसको शेडो भी बोल सकते हैं आप, चाहें तो उसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम एक पार्टिकल को यहां रखें तो जैसे ही आप ऊपर से लाइट गिराएंगे बच्चों, इस पार्टिकल की इस स्क्रीन पे इस जगह क्या बन जाएगी, शेडो, प्रोजेक्शन आ जाएगा एक तरह से इस पार्टिकल का इस जगह, ठीक। अब जरा सोचें,
हमारा जो पेन है अगर वो इस जगह है और ऊपर से लाइट गिर रही है बच्चों, तो अभी इसकी शेडो कहां बन रही होगी? एग्जैक्ट इसके नीचे स्क्रीन पे। मगर सोचो अगर मैं इस पेन को धीरे धीरे आगे चलाने लगूं तो क्या होगा? हमें शेडो के बारे में सोचना है। अब हमें कुल मिला के पेन को तो चलाते जाना है और इसकी शेडो किस जगह आ रही होगी उस शेडो के बारे में सोचना है। तो सोचें अगर ये पेन इस जगह है तो शेडो अभी इसके वर्टिकल डाउन नीचे यहां कहीं बन रही होगी, ठीक। मगर जैसे आप इस पेन को थोड़ा सा आगे चलाएंगे, क्या ऐसा कहा जाए लाइट जो गिर रही है उसके कारण जैसे जैसे ये पेन आगे चलता जाएगा इसकी शेडो हमेशा इसके क्या रहेगी बच्चों? नीचे रहेगी। तो क्या ऐसा कहा जाए जैसे जैसे ये यूसीएम वाला पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से चल के यहां आ गया, उसके बाद ये यहां आ गया, उसके बाद ये इस जगह आ गया, तो सोचिए जब ये यूसीएम पार्टिकल इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो इसकी जो शेडो है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग शेडो है, उसका मोशन किस तरह का होगा? तो क्या ऐसा कहा जाए जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो अभी जो ऊपर से लाइट गिर रही होगी इसके कारण इसकी शेडो बच्चों कहां आ रही होगी? यहां। इसी तरह से जब ये घूम के यहां आ जाएगा तो अभी शेडो कहां आ रही होगी? इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे आ रही होगी, मतलब इस जगह आ रही होगी, ये इस जगह आ रही होगी। फिर जब ये पार्टिकल इस कॉर्नर पे आ जाएगा तो इस जगह इसकी शेडो भी कहां आ जाएगी? इसी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर पहुंच गया, ठीक। अब जरा आप ऐसे सोचें, क्या ऐसा कहा जाए जब ये पार्टिकल यहां से धीरे धीरे घूमता घूमता यहां पहुंचेगा तो इसकी जो शेडो है, ये पार्टिकल जब घूमता हुआ इस तरह से घूमता हुआ यहां पहुंचेगा तो इसकी जो शेडो है बच्चों, वो शेडो पहले यहां थी, जैसे ये थोड़ा सा आगे आएगा शेडो भी थोड़ी सी आगे आ जाएगी, फिर ये और आगे आएगा तो शेडो थोड़ी और आगे आ जाएगी, फिर ये आगे की तरफ चलता रहेगा तो इसकी शेडो भी लगातार किधर चलती रहेगी बच्चों? आगे की तरफ चलती रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हमारा पार्टिकल आगे की तरफ घूमता रहेगा, जैसे जैसे यूसीएम वाला पार्टिकल, अच्छा बच्चों ये वाला जो पार्टिकल है ये कौन सा पार्टिकल है? जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे यूसीएम वाला पार्टिकल आगे की तरफ घूमता रहेगा बच्चों, वैसे वैसे हमारी शेडो भी क्या करती रहेगी? आगे मूव करती रहेगी ऑन द स्क्रीन, क्योंकि वो शेडो तो हमेशा स्क्रीन पे ही रह सकती है, स्क्रीन के बाहर तो वो आ नहीं सकती है। इसका मतलब जब हम इस जगह पर घूमेंगे, जब हमारा यूसीएम पार्टिकल इस जगह घूमेगा तो उसकी जो शेडो होगी बच्चों वो मीन पोजीशन से एक तरह से कहां पहुंच जाएगी? कॉर्नर पे, ठीक। अब आगे बात करते हैं। हमें इस पार्टिकल को लगातार घुमाते रहना है, क्यों? क्योंकि ये तो यूसीएम परफॉर्म करने वाला पार्टिकल तो है, तो इसका एक ही काम होगा, ये लगातार घूमता रहेगा। अब जरा आप सोचें, जब ये पार्टिकल इस तरफ घूमेगा, जैसे ये घूम के मान लीजिए कि यहां आ गया, उसके बाद यहां आ गया, उसके बाद यहां आ गया, फाइनली इस जगह आ गया, तो दिमाग लगाएं, जब ये पार्टिकल इस तरफ चलेगा तो नीचे से बच्चों जो लाइट आ रही होगी, नीचे से जो लाइट आ रही होगी वो भी तो इस पार्टिकल का एक शेडो बनाएगी ऊपर, या प्रोजेक्शन आ जाएगा उसका ऊपर स्क्रीन के ऊपर। तो जरा आप दिमाग लगाएं, जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो नीचे वाली लाइट की वजह से इसकी शेडो कहां बन रही होगी? ऊपर, इस जगह। इसी तरह से जब ये यहां से यहां आएगा तो नीचे वाले लाइट के कारण इसकी शेडो कहां बनेगी? इस पे परपेंडिकुलर ऊपर बनेगी, तो यहां ये इस जगह बनेगी लगभग। इसी तरह से जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो शेडो इसके ऊपर यहां आ जाएगी, और जब ये पार्टिकल इस जगह आ जाएगा तो क्या ऐसा कहा जाए अभी इस यूसीएम पार्टिकल का इस लाइट की वजह से जो शेडो बन रहा होगा बच्चों स्क्रीन पे, वो वापस से मीन पोजीशन पे बन जाएगा, सेंटर पे बन जाएगा यहां। अब जरा इस मोशन को डिस्कस करते हैं, इस वाले। क्या ऐसा कहा जाए जब हमारा यूसीएम पार्टिकल यहां से इधर घूमेगा तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा इसकी शेडो भी इसके साथ साथ क्या होगी बच्चों? आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हमारा पार्टिकल यहां से यहां तक घूमेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग जो शेडो होगी वो भी प्लस ए से कहां पहुंच जाएगी? मीन पे, ठीक। अब इसको आगे चलाते हैं, तो अगर आप इसको अब आगे की तरफ चलाएंगे तो क्या ऐसा कहा जाए ये पार्टिकल इस जगह था, यहां से जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो जब ये यहां होगा तो इसकी शेडो बिल्कुल ऊपर यहां आ जाएगी, जब ये इस जगह आएगा तो इसकी शेडो बच्चों इस जगह आ जाएगी, जब ये यहां आएगा तो इसकी शेडो भी इसी के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले हिस्से में अगर आप ढंग से देखो तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इसकी जो शेडो होगी ड्यू टू दिस लाइट, वो शेडो क्या होगी? मीन पोजीशन से कहां पहुंच जाएगी? नेगेटिव एक्सट्रीम पे, पीछे कॉर्नर पे। देखो बच्चों यहां पर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल तो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और दूसरा पार्टिकल कोई पार्टिकल नहीं है, दूसरा पार्टिकल बेसिकली इस पार्टिकल की ही क्या है? शेडो। यानी यहां पर एक पार्टिकल तो है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है और दूसरा जो पार्टिकल है उसको आप मान सकते हो कि वो इसी की क्या है? शेडो। यानी कुल मिला के यहां दो पार्टिकल हमें समझने हैं। जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? पहले आगे जाएगा देन पीछे की तरफ जाएगा। इस लास्ट वाले पोर्शन में और डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बाद तो रिपीटेशन चालू हो जाएगा।
तो जब हमारा पार्टिकल यूसीएम पार्टिकल यहां से आगे बढ़ेगा यानी इस वाले हिस्से में बढ़ेगा, तो सोचो बच्चों क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल यहां आएगा, देन यहां आएगा, देन यहां आएगा, उसके बाद यहां कहीं आ जाएगा, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा ऊपर वाली लाइट की वजह से इस पार्टिकल का नीचे क्या बन रहा होगा, शेडो बन रहा होगा इस तरह से। यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारा यूसीएम पार्टिकल इस वाले हिस्से में ट्रेवल कर रहा होगा तो इसकी जो शेडो होगी बच्चों, वो भी जैसे जैसे ये आगे घूमता जाएगा वैसे वैसे वो शेडो भी क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और कहां पहुंच जाएगी, मीन पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस यूसीएम वाले पार्टिकल को पूरा एक सर्कल कंप्लीट कराएं और साथ में इसकी शेडो के मोशन को भी ऑब्जर्व करें, तो क्या ऐसा कहा जाए, जैसे जैसे ये पार्टिकल घूमता जाएगा इसकी शेडो हमेशा इसके नीचे बनी रहेगी और इसी कारण से ये शेडो क्या होगी, जब ये पार्टिकल इस हिस्से में चलेगा तो मीन से कॉर्नर, देन इस हिस्से में जब चलेगा तो कॉर्नर से वापस मीन, जब इस हिस्से में चलेगा तो मीन से नेगेटिव कॉर्नर, और जब इस हिस्से में वो घूमेगा तो ये वापस नेगेटिव कॉर्नर से कहां पहुंच जाएगी बच्चों, मीन पर पहुंच जाएगी। अब आप ऐसा करो, एक बार तो इस पार्टिकल के मोशन को सोचो, तो ये जो पार्टिकल का मोशन है प्योर यूसीएम है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी सर्कुलर मोशन में। अब इस पार्टिकल के मोशन को छोड़ो और इसकी जगह इसके शेडो के मोशन को जरा एनालाइज करते हैं। देखो दो पार्टिकल हैं, दोनों का मोशन अलग अलग है, तो अगर आप इसकी शेडो के मोशन को देखें तो क्या ऐसा कहा जाए, इसकी शेडो मीन पोजीशन से किधर गई, कॉर्नर, कॉर्नर से मीन, अगेन नेगेटिव कॉर्नर और फिर नेगेटिव कॉर्नर से मीन। अगर आप इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करें तो इस पार्टिकल का जो मोशन है बच्चों, ये पार्टिकल का मोशन है सीधे सीधे क्या, ऑसिलेटरी मोशन। क्यों, क्योंकि ये टू एंड फ्रो है। ठीक, अच्छा, इसमें यहां पर हम ये भी ध्यान रखेंगे अब कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसकी शेडो क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक, जब ये पार्टिकल ऊपर वाले हिस्से में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसमें ये वाला पोर्शन भी शामिल है और ये वाला पोर्शन भी शामिल है। ढंग से देखें, जब हमारा यूसीएम पार्टिकल ऊपर वाले हिस्से में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो हमारी जो शेडो होगी बच्चों, वो शेडो जो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी लगातार। पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव, हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रखा है, ये डायरेक्शन हमने प्लस मान रखी है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। तो जब ये पार्टिकल ऊपर वाले हिस्से में मूव कर रहा होगा तो हमारा जो शेडो होगा वो बच्चों किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा इस वाले हिस्से में, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग शेडो होगी बच्चों वो किधर मूव करेगी, पीछे की तरफ। किधर मूव करेगी, पीछे की तरफ। तो क्या ऐसा कहा जाए, जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसकी जो ये शेडो होती है, ये शेडो क्या परफॉर्म करती है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। ठीक, अच्छा, इस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का जो मोशन है वो अभी हम प्रूव कर देंगे कि यही एसएचएम है। ये ऑसिलेटरी मोशन है, हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं होता है। यानी ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली क्या है, एसएचएम है। तो ये अपन प्रूव करने जा रहे हैं। आई होप हमें ये समझ में लग गया होगा बहुत ही आसानी से कि जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसकी जो शेडो होती है बच्चों वो क्या परफॉर्म करती है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। ठीक, अच्छा, तो बच्चों अभी अपने डिस्कस किया कि जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, उसकी जो शेडो होती है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। ठीक, अब ये जो ऑसिलेशन है इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये ऑसिलेशन एसएचएम है। ठीक, तो क्या ऐसा कहा जाए, इसको प्रूव करने के लिए, समझने के लिए उसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा वो सर्कल है, ये वो लाइन है जिसके ऊपर ऑसिलेशन होना है। ठीक, इसका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस ए, ये वाला पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस ए। ये हमने एक वर्टिकल लाइन ली हुई है जो कि एक रेफरेंस लाइन है और ये लाइन हमने अपसाइड डायरेक्शन में पॉजिटिव माना हुआ है इसे। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा यूसीएम पार्टिकल है बच्चों, दो पार्टिकल हैं, एक यूसीएम परफॉर्म करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक कौन है, उसकी शेडो, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें तो मान लेते हैं एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसकी शेडो इस लाइन के ऊपर ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही होगी, जैसा कि हमने समझा। मान लेते हैं t बराबर 0 पर बच्चों वो जो यूसीएम करता हुआ पार्टिकल है वो इस जगह है। ये t बराबर 0 पर हमने क्या लिया है, यूसीएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन लिया है। ठीक, तो बताएं, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर।
तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल इस तरह से लिखा जाएगा, ये इस तरह से बनाया जाएगा। ये है बच्चों क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ यूसीएम पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो t इक्वल्स टू 0 पे लिया हुआ है हमने। ठीक, अब जरा आप सोचें, जब ये यूसीएम पार्टिकल इस जगह होगा तो बताएं इसकी शेडो किस जगह होगी। अभी तो हमें मालूम है शेड तो इसकी बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, स्क्रीन के ऊपर होगी। तो अगर यूसीएम पार्टिकल आपका यहां है तो इसकी शेडो इसके जस्ट नीचे यहां होगी, इस जगह। और ये जो बच्चों शेडो है यही हमारा क्या है, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल, यही हमारा क्या है, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है। ठीक, अब जरा सोचें, हम एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसा कहा जाए, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल तो टू एंड फ्रो है, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर तो बच्चों हमेशा कहां से बनाया जाता है, 0,0 से, और 0,0 कहां है, मिड पॉइंट है। तो यहां अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं तो ये आएगा बच्चों पोजीशन वेक्टर एक्स, किसका, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, दो पार्टिकल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के क्या बनाने पड़ेंगे हमें, पोजीशन वेक्टर। यूसीएम पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों वो हमेशा सेंटर से बनाया जाता है, और एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो 0,0 से बनाया जाता है। अब या तो आगे बनेगा या फिर पीछे की तरफ बनेगा। तो ये तो है पोजीशन वेक्टर ऑफ यूसीएम पार्टिकल, और ये बच्चों हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एसएचएम पार्टिकल। अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये t बराबर 0 पे पोजीशन वेक्टर है बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका यूसीएम t बराबर 0 पे आपने लिया है तो इसकी जो अभी प्रोजेक्शन आ रही होगी या शेडो आ रही होगी वो भी ऑब्वियस है t बराबर 0 पे आ रही होगी। और अगर ये t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल है तो इसकी जो ये पोजीशन नजर आ रही है ये पोजीशन बच्चों क्या कहलाएगी, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्यों, बिकॉज वो t बराबर 0 पर है। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक, तो हमें मालूम है कि जो एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, और अगर हम इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन आ जानी चाहिए, जो आएगी हमारे पास कितनी, a साइन फाई। हम इस सर्कुलर डायग्राम से बच्चों इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब है पोजीशन लिखना चाहते हैं। तो पोजीशन एक तो हमें t बराबर 0 पे लिखनी है और एक किसी जनरल टाइम t पे लिखनी है। तो अब आगे बात करते हैं। देखो इस इक्वेशन में ये जो फाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, इस सर्कुलर डायग्राम में जब भी हमें इनिशियल फेज निकालना होगा तो इनिशियल फेज को डिफाइन किया जाता है बच्चों इस डायग्राम में t इक्वल्स टू 0 पर यूसीएम पार्टिकल का आप क्या बनाओ, पहले पोजीशन वेक्टर। t इक्वल्स टू 0 पे यूसीएम पार्टिकल का क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। और फिर इस पोजीशन वेक्टर का इस पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से एंगल मेजर करेंगे हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में। t इक्वल्स टू 0 पर यूसीएम पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर और पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के बीच का जो एंगल होगा, अच्छा ये एंगल बच्चों हमेशा पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से मेजर करना है और क्लॉकवाइज मेजर करना है। t इक्वल्स टू 0 पे यूसीएम वाले पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का जो पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ एंगल होता है वो एंगल ही बच्चों क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। यानी सर्कुलर डायग्राम में अगर आपको इनिशियल फेज ढूंढना है तो t इक्वल्स टू 0 पे पहले क्या पता करो, यूसीएम कहां है, फिर हमें उस यूसीएम का क्या बना देना है, पोजीशन वेक्टर बना देना है, और फिर उस पोजीशन वेक्टर का पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ क्या ले लेना है, एंगल। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये जो एंगल आएगा यही क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। ठीक, अब क्या ऐसा कहा जाए, ये अगर 0 0 है और ये अगर प्लस a है तो इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों, इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के। और अब जरा यहां पर आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, हमने इस पॉइंट से इस स्क्रीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये वाली। अब जरा आप चेक करें, क्या ऐसा कहा जाए ये x इनिशियल और ये वाला जो गैप है ये x इनिशियल, एक ही बात है। और अब इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में ये जो पोजीशन वेक्टर है ये रेडियस यानी कैपिटल A के बराबर है, ये एंगल है बच्चों फाई। तो क्या ऐसा कहा जाए इसके हम कंपोनेंट लें तो इस a का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, a cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट या ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर आएगा,
ए साइन फाई के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम t बराबर 0 पे यूसीएम पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ एंगल लें तो वो एंगल ही इनिशियल फेज होता है। और इस डायग्राम से अगर हम इस यूसीएम के कॉरेस्पॉन्डिंग एसएचएम पार्टिकल का क्या निकालें, पोजीशन वेक्टर, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर निकालें तो ये वाला डिस्टेंस बच्चों वही आता है जो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का t बराबर 0 पे पोजीशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यूसीएम वाले पार्टिकल की पहले तो क्या निकाली, शेडो, और शेडो निकालने के बाद उसका क्या निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर। और ये जो पोजीशन वेक्टर है शेडो का, ये पोजीशन वेक्टर वही आ रहा है जो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आता है t बराबर 0 पे। अब आगे बात करते हैं। देखो ये तो t बराबर 0 पे पोजीशन वेक्टर आया है। अगर हम समय के साथ इसको चलाएं तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो यूसीएम वाला पार्टिकल है वो तो क्या करेगा बच्चों, सर्कल पे चलेगा आगे। तो इसको सर्कल पे चलाते हैं। मान लेते हैं t बराबर 0 से t टाइम में ये यहां से घूम के यहां कहीं आ गया, यानी ये t बराबर t पर कौन है, यूसीएम पार्टिकल है। तो बताएं इसका नया पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। तो ये इसका नया पोजीशन वेक्टर हो गया, सेंटर से बना देना है सीधी लाइन, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये कितने टाइम तक घूमा है, t टाइम घूमा है। तो सोच के बताएं बच्चों, जब ये यहां से घूम के यहां आ जाएगा तो इस समय इसकी शेडो कहां आएगी भाई, जब ये घूमेगा तो इसकी शेडो भी तो आगे चलेगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो जब ये यूसीएम पार्टिकल बच्चों इस जगह आएगा तो इसकी शेडो इसके जस्ट नीचे यानी यहां कहीं होगी, इस जगह। और इस जगह अगर इसकी शेडो होगी तो क्या ऐसा कहा जाए ये शेडो ही क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम। और ये शेडो अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो क्या ऐसा कहा जाए जब ये यूसीएम पार्टिकल यहां है तो इसकी शेडो इसके जस्ट नीचे, ठीक। और इस शेडो का जो ओरिजिन से पोजीशन है, ये जो पोजीशन है बच्चों, ये जो पोजीशन है यही वाला पोजीशन है, मैंने यहां बना दिया, ये ही किसी जर्नल टाइम t पर क्या होगा, एसएचएम वाले पार्टिकल का पोजीशन होगा, ठीक। अब हम ये x निकालना चाहते हैं क्योंकि ये जो x है ये जर्नल टाइम t पर x होगा, जो कि हमें पहले से ही मालूम है ये होता है, ठीक। तो क्या ऐसा कहा जाए ये x कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए भी हम इस ट्राइंगल को ही यूज करने वाले हैं वापस से। कैसे, देखो जब ये पार्टिकल घूमेगा, जब ये पार्टिकल घूमेगा तो t टाइम में, बिकॉज ये ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है बच्चों, तो t टाइम में ये जो एंगल कवर करेगा थीटा, उस थीटा को हम सर्कुलर मोशन से लिख सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, ओमेगा टी, और ये वाला एंगल पहले से कितना हमने मान रखा है, फाई। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का टोटल एंगल कितना हो गया, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा बच्चों फाई प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस फाई बोल दो आप इसको। और अब हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक ट्रायंगल बनाया नया, उसके लिए हमने यहां पर एक लाइन खींच दी इस तरह से। तो क्या ऐसा कहा जाए ये वाली जो लेंथ है जो कि पोजीशन है एसएचएम वाले पार्टिकल का, ये लेंथ और ये लेंथ बच्चों क्या है, सेम। ये डिस्टेंस कितना है, a के बराबर, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। अब जरा सोचें, अगर ये a है तो a का इधर प्रोजेक्शन जो आएगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये बच्चों कितना आ जाएगा, a cos पूरा एंगल थीटा प्लस फाई। और अगर हम इसकी जगह ये वाला प्रोजेक्शन निकालें तो ये तो है a cos थीटा प्लस फाई, ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा प्लस फाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी जर्नल टाइम t पर, किसी जर्नल टाइम t पर बच्चों क्या लिखें, किसी जर्नल टाइम t पर हम क्या लिखें, x का वैल्यू लिखें, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर लिखें तो इस ट्राइंगल से ये जो डिस्टेंस आ रही है किसी टाइम t पर, ये डिस्टेंस आ रही है x इज इक्वल्स टू a साइन टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हो आप इसको। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम t बराबर 0 पर यूसीएम वाले पार्टिकल को यहां माने तो t बराबर 0 पे यूसीएम अगर यहां है तो उसकी शेडो इसके बिल्कुल नीचे है, और t बराबर 0 पर जो शेडो का डिस्टेंस है वही शेडो का क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। तो t बराबर 0 पर जो इनिशियल पोजीशन आता है बच्चों वो आता है a साइन फाई, और a साइन फाई ही t बराबर 0 पे किसका पोजीशन होता है, किसका इनिशियल पोजीशन होता है, एसएचएम वाले पार्टिकल का। इसी तरह से t टाइम बाद जब हम इसका दोबारा से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो दोबारा से पोजीशन वेक्टर ऑफ द शेडो और एसएचएम पार्टिकल ये निकल के आता है। और t बराबर t पर ये जो पोजीशन आ रहा है ये किसका पोजीशन है बच्चों, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शेडो है उसका पोजीशन या उसका एक्स इस तरह से चेंज होता है टाइम के साथ।
और ये जो x टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये x टाइम के साथ किसका चेंज होता है बच्चों? SHM वाले पार्टिकल का चेंज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसकी जो शेडो होती है या जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या परफॉर्म करता है? एसएचएम परफॉर्म करता है, क्योंकि उसका एक्स कैलकुलेट करने पर किसके एक्स के समान आ जाता है? एसएचएम करते हुए पार्टिकल के एक्स के समान आ जाता है। ठीक, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? यूसीएम, तो उसकी शेडो क्या परफॉर्म करती है विद टाइम? एसएचएम। तो बच्चों अभी अभी हमने जो है वो सर्कुलर डायग्राम से किसकी इक्वेशन डेराइव की है? एसएचएम की। दोबारा से देखते हैं एक बार। ये हमारा सर्कल बनाना हमें आना चाहिए क्योंकि इसको यूज करने वाले हैं हम आगे। ये हमारी पॉजिटिव रेफरेंस लाइन, ये हमारी वो लाइन है जिसपे एसएचएम होने वाला है। ये पॉइंट हो गया बच्चों प्लस ए, ये वाला पॉइंट हो गया माइनस ए। ये क्या है? सेंटर। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ए के बराबर। ए के बराबर हो गई, इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर हमने ले रखा है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम के बराबर ले रखा है। ये हमारा क्या है बच्चों? पॉजिटिव रेफरेंस लाइन है। ठीक, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? इनिशियल फेज। ठीक, तो जरा सोचें इनिशियल फेज को कैसे डिफाइन करते हैं इसमें। तो इनिशियल फेज को डिफाइन करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हमारा जो यूसीएम वाला पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, माना वो पार्टिकल कहां है? यहां है। कब है? टी बराबर 0 पे। तो टी बराबर 0 पे आपको यूसीएम करते हुए पार्टिकल का क्या बनाना है बच्चों? पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर का पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ ये जो एंगल है क्लॉकवाइज, यही हमारा क्या कहलाता है? इनिशियल फेज। अच्छा बताएं, अगर यूसीएम पार्टिकल यहां है तो बताएं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसएचएम पार्टिकल कहां है? तो एसएचएम पार्टिकल कहां है? तो उसके लिए प्रोजेक्शन लेंगे। तो यहां अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो इसके जस्ट नीचे यहां ये है हमारा एसएचएम करता हुआ पार्टिकल। अच्छा बच्चों, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन जो है वो कहां से लिखते हैं? ओरिजिन से लिखते हैं। तो ये हो गया इसका पोजीशन। ठीक, तो ये तो है पोजीशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल एक्स, ये है हमारा इनिशियल फेज, और ये है हमारा यूसीएम पार्टिकल। तो बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम, जिससे हम समझ सकेंगे कि ये जो थ्योरी हमने डिस्कस करी है इसको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं फाइंड इनिशियल फेज एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो अभी सर्कुलर वाले डायग्राम में हमने देखा था जिस भी पार्टिकल का इनिशियल फेज आपको निकालना है, जिस भी एसएचएम करते हुए पार्टिकल का इनिशियल फेज आपको निकालना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों हम क्या ढूंढेंगे? यूसीएम पार्टिकल। फिर उसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे और पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ क्लॉकवाइज जो एंगल बनता होगा उस पोजीशन वेक्टर का, वही हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल फेज। तो जरा ट्राई करते हैं। देखो बच्चों यहां पर हमने बहुत सारे पार्टिकल ले लिए हैं एक ही साथ। ठीक, जैसे ये तो अपनी लाइन हो गई जिस पर एसएचएम होने वाला है। हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है बच्चों वो मीन पोजीशन पे है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे जा रहा है। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल a/2 पे मूविंग फॉरवर्ड है, थर्ड वाला a/√2 पर है, और फोर्थ वाला √3 a/2 पर है, मूविंग फॉरवर्ड है। और जो फिफ्थ पार्टिकल है बच्चों वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठा हुआ है अभी। इन सभी अलग अलग पार्टिकल्स के अपने को क्या निकालने हैं? इनिशियल फेज। बिकॉज ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, सभी का जो मेथड है वो एक जैसा है, सो दैट हमने एक ही में सबको ले लिया है। जितने भी पॉसिबल केस हो सकते हैं सब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लेने की। अच्छा बच्चों यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी पूछा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता क्या है? होता है x इज इक्वल्स टू a, गिवन है a, साइन ओमेगा टी, ओमेगा गिवन है बच्चों, प्लस फाई। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब क्या ऐसा कहा जाए अगर आपको a और ओमेगा दे रखा है तो आपको कैलकुलेट तो बच्चों केवल फाई ही करना है। यानी जब भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपसे पूछा जाए आप क्या निकालें? इनिशियल फेज निकालें, और इनिशियल फेज निकाल के उस फेज को यहां पर रख दें तो आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम तैयार हो जाएगी। तो ये डायग्राम बच्चों अपन ने लिया है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम कब बनाया गया है? t बराबर 0 पे। t बराबर 0 पे बनाया गया है, तभी अपन इनके फेज को क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। तो देखते हैं किस तरह से इनिशियल फेज निकाला जाए। तो बच्चों यहां पर आप देखो सारे पार्टिकल किधर जा रहे हैं? हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इनको सर्कल पे ड्रॉ करें, सर्कल पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमें मालूम है जब पार्टिकल फॉरवर्ड जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूसीएम पार्टिकल होता है, जिसका कि ये क्या होगा बच्चों? शेडो, वो यूसीएम पार्टिकल किधर घूम रहा होगा? ऊपर वाले डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो उसकी हेल्प से हमने देखो यहां पर वो सर्कुलर डायग्राम बनाया है। ये हमारा सर्कुलर डायग्राम है। ये सर्कल हो गया, ये प्लस ए, ये माइनस ए, ये पॉजिटिव रेफरेंस लाइन। अब जरा आप एक बार में केवल एक पार्टिकल को सोचें, क्योंकि हमें तो सभी का इनिशियल फेज निकालना है। तो पहले जरा फर्स्ट पार्टिकल को सोचते हैं। फर्स्ट पार्टिकल कहां था बच्चों? मीन पोजीशन पे। जा कहां रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बताएं इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूसीएम पार्टिकल कहां आएगा?
ऑब्वियस सी बात है इसके जस्ट ऊपर आएगा, क्योंकि जब यूसीएम पार्टिकल यहां होगा बच्चों तभी तो उसकी शेडो जो होगी वो इस जगह होगी, और जब ये आगे की तरफ रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला, यूसीएम पार्टिकल निकाला, और अब इस यूसीएम पार्टिकल का बच्चों अपन ने क्या बनाया, पोजीशन वेक्टर। अब जरा चेक करें, फर्स्ट पार्टिकल के यूसीएम पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसका पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल है वही इस पार्टिकल का क्या कहलाएगा, इनिशियल फेज। और बच्चों यहां दोनों बिकॉज एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, सो दैट फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल फेज हो गया 0। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन मूविंग फॉरवर्ड है तो उसका इनिशियल फेज आएगा बच्चों 0। सेकेंड पार्टिकल के पास चलते हैं। सेकेंड पार्टिकल दिया हुआ था बच्चों a/2 पर मूविंग फॉरवर्ड, ये भी आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल इस जगह है तो क्या ऐसा कहा जाए उसका यूसीएम पार्टिकल उसके जस्ट ऊपर होगा यहां, क्योंकि यूसीएम पार्टिकल जब यहां होगा तभी तो इसका जो शेडो होगा वो a/2 पर आएगा, नीचे आएगा। तो a/2 के जस्ट ऊपर हमने क्या बनाया, ये यूसीएम पार्टिकल है बच्चों, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सेकंड नंबर पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग। अब क्या ऐसा कहा जाए ये यूसीएम पार्टिकल है, ये हमने इसका क्या बनाया, पोजीशन वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है इस पोजीशन वेक्टर का बच्चों इस पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा होगा यही हमारा आंसर है, यही सेकंड पार्टिकल का इनिशियल फेज कहलाएगा। अब ये एंगल कैलकुलेट कैसे किया जाए, ये एंगल कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ जर्नल कैलकुलेशन दिखा रखी है मैंने। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कल है, ये कोई जर्नल पार्टिकल है जो फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसका यूसीएम कहां आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। माना सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है x, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ यूसीएम पार्टिकल बनाएं और फिर ये एंगल कैलकुलेट करना चाहें जैसा कि हम यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आप इस ट्रायंगल को देखो, अगर ये x है तो ये भी कितना हो गया x, और अब इस ट्रायंगल को देखो ये डिस्टेंस कितनी है a, क्योंकि जो रेडियस होता है सर्कल का वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो ये है बच्चों a। इस ट्रायंगल में अगर हम a का इधर कंपोनेंट करें तो ये आएगा a cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा बच्चों a sin थीटा। तो क्या ऐसा कहा जाए जो a sin थीटा आपका आ रहा है वही तो x है, यानी a sin थीटा को लिखा जा सकता है x, और यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, थीटा, अगर x पता है तो। जैसे ये जो हमारा सेकंड पार्टिकल है इसको देखो, सेकंड पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस कितना है बच्चों, a/2, ये डिस्टेंस a/2 ही है, तभी तो ये 0 0 से इसका पोजीशन a/2 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, a/2। तो ये डिस्टेंस है बच्चों a/2, तो अगर ये a/2 है तो ये वाली भी a/2 हो गई, और अगर ये a/2 हो गई तो इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आप सीधे x की जगह कितना रख दो, a/2। अब जरा कैलकुलेट करो, a से कैंसिल आउट हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से इस सेकंड नंबर पार्टिकल के यूसीएम के पोजीशन वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। और 30 डिग्री अगर बन रहा है तो 30 डिग्री ही इसका क्या बन जाएगा, इनिशियल फेज। ठीक इसी तरह से a/√2 वाले को सोचो, a/√2 वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, a/√2 पर तो पार्टिकल है, किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो बताएं यूसीएम कहां आएगा, उसके जस्ट ऊपर आएगा। तो ये अगर a/2 वाला पार्टिकल है हमारा, a/2 पर है और फॉरवर्ड अगर ये जा रहा है बच्चों, तो इसका यूसीएम इसके जस्ट ऊपर आएगा यहां। तो ये है यूसीएम पार्टिकल, किसका है, थर्ड का। इसका पोजीशन वेक्टर बनाए, इस यूसीएम पार्टिकल का बच्चों ये पोजीशन वेक्टर हमने बनाया, और अब यूसीएम पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ जो ये एंगल है यही हमारा इनिशियल फेज है बाय डेफिनेशन। तो बताएं ये एंगल कितना आएगा, तो क्या ऐसा कहा जाए, अब ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये कितनी है बच्चों, a/√2, यानी a/√2 जो है वो एक तरह से क्या बन गया है, x बन गया है। तो यहां आप x की जगह a/√2 रखें, a/√2 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये 45 आ रहा है, और जो 45 आ रहा है वही हमारे थर्ड पार्टिकल का क्या बन जाएगा, इनिशियल फेज। बहुत आसान है ये, एंगल चेक करते जाएं, एंगल को पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ मेजर करते जाएं, जो भी कुछ एंगल आ रहा है वही इनिशियल फेज है। इस इनिशियल फेज को आप उठा के किस में रख दें, इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन ऑफ SHM कहलाएगी। जैसे √3a/2, अगर कोई पार्टिकल √3a/2 पर है, SHM परफॉर्म कर रहा है, फॉरवर्ड अगर ये जा रहा है बच्चों, तो क्या ऐसा कहा जाए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूसीएम पार्टिकल आएगा वो इसके जस्ट ऊपर आएगा यहां। तो ये है यूसीएम पार्टिकल, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, फोर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग। अब बताएं इस यूसीएम पार्टिकल का हमने क्या बनाया, पोजीशन वेक्टर। बाय डेफिनेशन यूसीएम पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है बच्चों वही इनिशियल फेज होता है। तो यहां पर आप एंगल मेजर करें, ये एंगल कैसे निकाला जाए, ये एंगल हमें चाहिए, पॉजिटिव रेफरेंस लाइन पे खड़े हो जाओ और पोजीशन वेक्टर तक घूम जाओ, ये एंगल बताएं बच्चों, ये एंगल ही इस पार्टिकल का क्या कहलाएगा, इनिशियल फेज।
अब ये एंगल मेजर करने के लिए हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को देखो, ये डिस्टेंस कितनी है √3a/2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल आ रहा है ब्लू वाला वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप सीधे x की जगह क्या रख दें, √3a/2 और सॉल्व करेंगे तो थीटा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 60। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा 4th नंबर पार्टिकल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना आ रहा है 60 और 60 ही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो 4th नंबर पार्टिकल का बच्चों देखो इनिशियल फेज आएगा 60 डिग्री और π/3। लास्ट वाले पार्टिकल पे चलते हैं, 5th वाले पे। 5th वाला पार्टिकल बच्चों यहां दिया हुआ है। अब 5th वाला पार्टिकल अगर यहां दिया हुआ है तो हमने भी समझा था कि जब हमारा SHM करता हुआ पार्टिकल कॉर्नर पे होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग UCM पार्टिकल भी कॉर्नर पे ही होता है, यानी 5th वाले पार्टिकल का जो UCM पार्टिकल है वो इसी जगह है। अब इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया बच्चों, सेंटर से मिला दो बस, पोजीशन वेक्टर ऑफ UCM तैयार है। अब इस UCM के पोजीशन वेक्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का पॉजिटिव रेफरेंस लाइन के साथ एंगल देखें, कितना एंगल आ रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री ही इसका क्या बन जाएगा इनिशियल फेज, यानी 5th नंबर का जो इनिशियल फेज है बच्चों वो कितना है π/2। अब आप इस चीज को ध्यान रखें, मीन पोजीशन से a/2 पे जब पार्टिकल होता है तो एंगल 30 आता है, a/√2 पे 45 आता है, √3a/2 पे 60 आता है। कहां से आता है, मीन से, मतलब वर्टिकल लाइन से आता है एक तरह से। और जब कॉर्नर पे होगा बच्चों तब एंगल कितना आएगा 90। तो ये इस तरह से आप इनिशियल फेज बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बच्चों जिस तरह से हमने ये पार्टिकल लिए हैं उसी तरह से कुछ पार्टिकल हमें ये दिए हैं। देखो यहां पर हमें 6th 7th 8th 9th ये कुछ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इनके डायरेक्शन दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन दी हुई है और क्वेश्चन वही है इनिशियल फेज हमें निकालना है। यानी ये डायग्राम भी बच्चों किस पे बनाया गया है, t = 0 पे। तो बताएं इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे, तो आंसर है सभी पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या बनाओ, सर्कुलर एक सर्कल बनाओ। उसके बाद ये हैं SHM करते हुए पार्टिकल और हमें ढूंढने हैं बच्चों इनके कॉरस्पॉन्डिंग UCM करते हुए पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, और जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे उन्हीं की ये क्या होंगी, शैडो। और हमने डिस्कस कर रखा है कि जब SHM करता हुआ पार्टिकल बच्चों किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो सर्कल पे जो घूमता हुआ UCM पार्टिकल होगा वो नीचे कहीं घूम रहा होगा। यानी जब ये पार्टिकल पीछे जाएगा तो UCM पार्टिकल इसके जस्ट नीचे होगा, ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि UCM पार्टिकल को अगर आप ऊपर कर दोगे तो UCM पार्टिकल इस तरह से घूमेगा, तब तो उसकी शैडो किधर जानी चाहिए, आगे। मगर यहां पर ये जो शैडोज हैं या जो SHM पार्टिकल्स हैं ये किधर जा रहे हैं बच्चों, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन सभी अलग अलग पार्टिकल्स के इनिशियल फेज को निकालने के लिए हमने फिर से वही सर्कल वाला डायग्राम या फेजर डायग्राम बनाया। देखो ये बच्चों इनका फेजर डायग्राम आ गया, ठीक। अब जरा चेक करें, अगर हम 6th नंबर पार्टिकल की बात करें तो 6th नंबर पार्टिकल बच्चों हमारा यहां था, इस जगह, ठीक, √3a/2 पर, ये मैंने साइड में लिख दिया है। तो ये बच्चों अपना 6th पार्टिकल हो गया, जा किधर रहा है, पीछे। तो कॉरस्पॉन्डिंग का जो UCM पार्टिकल आएगा वो नीचे आएगा इस जगह, यानी ये एक तरह से UCM पार्टिकल है, किसका है, 6th नंबर पार्टिकल का। हमें चाहिए इनिशियल फेज, ठीक। अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया था इससे पहले वाले सर्कुलर डायग्राम में कि अगर बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, √3a/2। तो अगर ये वाली डिस्टेंस है √3a/2 तो आप इस ट्राइंगल को, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, √3a/2। तो अगर आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो एंगल आएगा बच्चों, इस पोजीशन वेक्टर का वर्टिकल लाइन से ये वाला जो एंगल आएगा, याद करो ऊपर 60 पे, ऊपर √3a/2 पे ऊपर 60 आ रहा था, तो नीचे √3a/2 पर यहां से 60 आएगा, ठीक। तो ये जो अपना 6th नंबर पार्टिकल है इसके पोजीशन वेक्टर का बच्चों इस लाइन से एंगल आ रहा है कितना, 60। इसी तरह से आप जरा दिमाग लगाओ, अगर ये एंगल आ रहा है 60 तो बताएं इस पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना है, 6th वाले पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना है। तो ये ध्यान रखें 60 इसका इनिशियल फेज नहीं है बच्चों। डेफिनेशन पे जाओ, 6th नंबर पार्टिकल का UCM ढूंढो, पोजीशन वेक्टर बनाओ, ठीक। उसके बाद चूंकि एक एंगल हमें कैलकुलेट किया था हमने, तो हमने सीधा का सीधा 60 लिख दिया। मगर ये 60 इसका इनिशियल फेज नहीं है बच्चों, इसका इनिशियल फेज गिना जाएगा पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से, और इसका इनिशियल फेज होगा ये वाला एंगल, ये पॉजिटिव रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है इनिशियल फेज हमेशा। तो अगर आप इसको देखें तो क्या ऐसा कहा जाए, ये वाला जो एंगल है बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए ये टोटल एंगल कितना है, 180। तो क्या ऐसा कहा जाए हम इस 180 में से अगर इस ब्लू वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो देखो हमने ये किया है, 180 मतलब पाई में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, इस 60 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो 6th नंबर पार्टिकल का क्या कहलाएगा, इनिशियल फेज। तो 6th का इनिशियल फेज आएगा बच्चों 2π/3। इसी तरह से जरा इसको देखो, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। आप जरा इसको देखो, ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको हटा देते हैं।
अगर आप जो है वो a/√2 वाले को देखो तो a/√2 वाला जो पार्टिकल है बच्चों वो कहां पर है, a/√2 यहां पर है। जा किधर रहा था, पीछे जा रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब केवल पार्टिकल नंबर 7 पे दिमाग लगाओ, 6 को भूल जाओ क्योंकि 6 का तो आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये अगर यहाँ a/√2 पर है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसका यूसीएम पार्टिकल कहां आएगा, आंसर इसके नीचे आएगा इस जगह। तो ये है बच्चों 7th का यूसीएम पार्टिकल। फिर यूसीएम पार्टिकल का क्या बनाओ, पोजीशन वेक्टर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद हमें ये वाला एंगल मेजर करना है बच्चों, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल पूरा मेजर करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये वाला एंगल निकाला। तो हमें मालूम है कि a/√2 पर एंगल वर्टिकल लाइन से कितना आएगा, 45। तो ये वाला एंगल आ रहा है बच्चों 45। तो बताएं ये वाला एंगल कितना आएगा, बिकॉज ये कहलाएगा इनिशियल फेज 7th नंबर पार्टिकल का। तो वो एंगल निकालने के लिए हमने पाई में से π/4 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास 3π/4 आंसर आ जाएगा 7th नंबर का। इसी तरह से बच्चों 8th पे चलते हैं। 8th वाला जो पार्टिकल है मैं इसको रिमूव कर देता हूं। 8th नंबर जो पार्टिकल है बच्चों हमारा, उस 8th नंबर पार्टिकल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका इनिशियल फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका इनिशियल फेज कैलकुलेट करने के लिए वो पार्टिकल कहां है, a/2 पर। जा किधर रहा है, पीछे, और पीछे जा रहा है तो यूसीएम किधर आएगा, इसके बिल्कुल नीचे यहां। ठीक, तो ये है 8th का यूसीएम। अब इस यूसीएम का पोजीशन वेक्टर बनाएं, ये बन गया, रेड कलर से दिखा रखा है हमने। अब बच्चों अगर ये a/2 है तो ये भी तो a/2 हो गया, और अभी जो कैलकुलेशन हमने की थी उससे ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राइंगल को सॉल्व करके 30 आएगा। तो ये एंगल आ रहा है बच्चों 30, और हमें निकालना है 8th नंबर पार्टिकल का इनिशियल फेज। और बाय डेफिनेशन इनिशियल फेज मेजर किया जाता है ऐसे, ये इस तरह से, ये कहलाएगा इसका इनिशियल फेज। तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों, ये बड़ा एंगल निकालने के लिए आप क्या करो, पाई में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पाई में से अगर 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास जो है 8th नंबर पार्टिकल का इनिशियल फेज आ जाएगा पाई माइनस π/6 विच इज 5π/6। तो इस तरह से आप आराम से इनिशियल फेज कैलकुलेट कर सकते हो। एक पार्टिकल और है 9th। तो 9th वाला पार्टिकल बच्चों दिया हुआ था मीन पोजीशन पे, और जा किधर रहा था, पीछे। तो जब ये मीन पोजीशन पर होगा उस इंस्टेंट पे इसका यूसीएम कहां होगा, आंसर इसके नीचे होगा। ये है 9th नंबर पार्टिकल का यूसीएम पार्टिकल। मतलब ये वो पार्टिकल है बच्चों जो सर्कल पे घूमेगा, और ये वो है जो इसकी शेडो है और एसएचएम परफॉर्म कर रही है, अभी पीछे की तरफ जा रही है। तो क्या ऐसा कहा जाए, इस यूसीएम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाएं, ये पोजीशन वेक्टर बन गया। उसके बाद इस पोजीशन वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करें, कहां से कैलकुलेट करें, यहां से। तो ये एंगल सीधे सीधे कितना आ रहा है बच्चों, पाई। इसका मतलब 9th नंबर मीन पोजीशन मूविंग बैकवर्ड का जो इनिशियल फेज आएगा वो आ जाएगा पाई। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल का अगर क्या दिया गया हो, लोकेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया गया हो, तो बच्चों उसका क्या ढूंढो, पहले यूसीएम पार्टिकल ढूंढो। फिर उस यूसीएम पार्टिकल का सेंटर से क्या निकालो, पोजीशन वेक्टर। और वो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ यूसीएम पार्टिकल आ रहा है उस पोजीशन वेक्टर का वर्टिकल रेफरेंस लाइन के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला क्या मेजर करो बच्चों, एंगल। वही हमारा क्या होगा, इनिशियल फेज। ओके।